नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत ने गवर्नेंस को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मुहिम में इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, लेकिन फिलहाल चुनौती ये है कि देश में बहुत बड़ी आबादी इंटरनेट से महरूम है। 20% लोगों के पास भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है। लिहाजा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण से लेकर साइबर क्राइम और ई शिक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां इस योजना के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। विशेष में आज हम इसी कार्यक्रम के तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं RSTV विशेष डिजिटल इंडिया। जी हाँ, डिजिटल इंडिया संचार क्रांति के इस दौर में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भारत ने इस योजना का आगाज कर दिया है। देश के गांव-गांव को संचार तकनीक और इंटरनेट से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया योजना शुरू हो गई है और माना यह जा रहा है कि इससे देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग क्षेत्र में विकास की नई राहें खुलेंगी और लाखों लोगों को, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो बसे हुए लोग हैं, वहां रोजगार पैदा होगा। सूचना के हाईवे पर भारत की नई स्पीड, संचार क्रांति के आकाश में भारत की नई उड़ान। ये वानगी है भारत के डिजिटल इंडिया के सपने की, जो देश की तरक्की को नई रफ्तार देगा। शक्ति से सशक्तिकरण के घोष के साथ 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की महत्वाकांक्षी मुहिम डिजिटल इंडिया का आगाज किया। ई गवर्नेंस सामान्य मानवी की जो शासकीय सेवाओं के जो उसका हक है, उसको प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग है। और ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। एम डज नॉट मीन मोदी गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया के जरिए सरकार ने त्रिआयामी 3D लक्ष्य निर्धारित किया है। डिजिटल इंडिया का पहला डी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका मकसद देश में डिजिटल ढांचे का निर्माण करना है। इसमें पूरे देश में सूचना के हाईवे के जाल को फैलाने पर जोर दिया गया है। 2019 तक हर गांव को ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है। दूसरा डी डिजिटल आईडी है, जिसमें देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। इसमें मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और आधार नंबर को जोड़ा जाएगा। इस अभियान का तीसरा डी डिजिटल लिटरेसी है। इसके तहत डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि हर नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सके। आज जब आईटी रिवॉल्यूशन आया है, हम आजाद हैं, हम यूथफुल नेशन है और हमारे पास टैलेंट है। जहां तक आईटी की बात होगी, दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती है। हमें यह मौका गंवाना नहीं है। गुलामी के कालखंड में हमने जो मौका गंवाया, ये मौका हमने आईटी रिवॉल्यूशन में गंवाना नहीं है। डिजिटल इंडिया मुहिम में सरकार की 9 व्यापक योजनाएं हैं। अभियान में डिजिटल इंडिया पोर्टल, मोबाइल ऐप, माई गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत मिशन ऐप और आधार मोबाइल अपडेट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके जरिए लोग सरकार से सीधे तौर पर जुड़ेंगे और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। दूरसंचार विभाग 11 राज्यों में भारत नेट शुरू करेगा। देश भर में वाईफाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क यानी NGN भी इस योजना का हिस्सा है। इतना ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भी लक्ष्य है। सबके लिए मोबाइल कनेक्टिविटी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। It is an idea where we conceive of not only an IT-enabled services, but IT-enabled society. 1 billion people of India, powered by information technology, seeking to transform this creativity, passion and capability. सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं। दरअसल डिजिटल इंडिया एक ऐसी बहुआयामी योजना है जिसमें समाज के हर तबके, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सूचना क्रांति के इस दौर में सूचना ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में भविष्य में सूचना के पथ के जरिए ही सशक्त और समृद्ध भारत का सपना साकार होगा। कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है।
साथ ही में माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। ये है विशाल दहिया के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और डिजिटल इंडिया वीक के उद्घाटन के मौके पर देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर की मजबूती और गांव-गांव तक पहुंचाने की मुहिम से जुड़ने का उद्योगपतियों ने भी वादा किया। इस कार्यक्रम में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दावा किया कि सरकार की यह मुहिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की मजबूत छवि पेश करेगी। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों ने डिजिटल इंडिया वीक की मुहिम को समर्थन का ऐलान किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के समय देश के जाने माने शीर्ष उद्योगपतियों ने संबोधन में निवेश के आंकड़े गिनाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारतीय एंटरप्राइजेस के सीईओ सुनील भारती मित्तल ने 1 लाख करोड़ रुपए, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने 54,000 करोड़ रुपए, वेदांता रिसोर्स के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने 40,000 करोड़ रुपए और रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। We at Reliance will invest over 250,000 crores across the digital India pillars. I estimate that Reliance's digital India investments will create employment for over 5 lakh people. We are even now firming up plans to develop a digitally enabled township of 100 acres in a suburb of Mumbai. That we will make a very meaningful contribution to your initiative of Digital India. We commit to spend in excess of 100,000 crores in the next 5 years. उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नई सरकार ने शुरुआत में ही इस मुहिम का वादा किया था। देश के उद्योगपतियों को उम्मीद है कि इससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मजबूत होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी देश के आर्थिक विकास के लिए डिजिटल तकनीक को महत्वपूर्ण बताया। India is no longer satisfied in somewhat a less than modest global economic environment of being the fastest growing emerging economy in the world. We wish to grow faster. सभी उद्योगपतियों ने इसके अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बात कही है। मुकेश अंबानी की कंपनी वायरलेस ब्रॉडबैंड और मोबाइल हैंडसेट में निवेश करेगी, तो वहीं सुनील मित्तल की कंपनी 4G कनेक्टिविटी, ई शिक्षा और ई स्वास्थ्य पर ध्यान देगी। अनिल अंबानी डिजिटल, क्लाउड और टेलीकॉम में निवेश करेंगे। आदित्य बिरला समूह नेटवर्क रोल आउट, ब्रॉडबैंड और वाईफाई में निवेश करने जा रही है। इस मुहिम के शुरू होने के साथ ही कंपनियों ने इस दिशा में काम चालू कर दिया है। टाटा समूह ने इसके तत्काल बाद घोषणा की कि उनकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 60,000 IT पेशेवरों की भर्ती करेगी। टाटा सन्स के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री ने ई गवर्नेंस में मदद का भरोसा दिया है। With a strong market, a large talent pool and a culture of frugal innovation, India has all the ingredients to become a global driver of the digital economy. वेदांता रिसोर्सेज ने ई शिक्षा को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद का भरोसा दिया। कंपनी के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर में फाइबर नेटवर्क के जरिए कनेक्टिविटी के काम पर पहले से जुटे हुए हैं। देश की तीसरी बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनी विप्रो ने मुहिम की प्रशंसा की है। कंपनी के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने कहा कि इससे सूचना तक लोगों की पहुंच आसान होगी और नागरिकों के बीच लोकतंत्र के प्रति भरोसा गहराएगा। कई उद्योगपतियों ने इस मुहिम को बदलते दौर के लिहाज से मुफीद करार दिया है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात चुनौतियों की। डिजिटल इंडिया मुहिम के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बड़ी आबादी को इंटरनेट से जोड़ने की है। देश में ना तो इसके लिए बुनियादी संरचना बन पाई है और ना ही इस बात को लेकर कोई तैयारी दिख रही है कि इतने बड़े डेटाबेस का रखरखाव आखिर कैसे होगा। अभी ये मुहिम शुरुआती दौर में है, लिहाजा सरकार को इन सारे मोर्चों पर काम करने की दरकार है। भारत के देहाती इलाकों में तकनीक की दखल तो बढ़ी है, लेकिन आज भी नई तकनीक को जल्दी स्वीकार करने में लोग हिचकिचाते हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिए सरकार ने ये लक्ष्य बनाया है कि गवर्नेंस को आसान बनाया जाएगा। इंटरनेट और मोबाइल के जरिए योजनाओं के लाभ और शिकायतों के निपटारे की कोशिश की उम्मीद की जा रही है,
लेकिन कानूनविदों की माने तो जब देश में बड़े पैमाने पर इंटरनेट का दखल बढ़ेगा तो नए सिरे से कानून भी बनाने होंगे। हालांकि देश में पहले से सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 बना हुआ है। ये कानून सन 2000 में बना था और 2008 में भी जब उसका संशोधन हुआ तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की विजन उसके पास नहीं थी। लिहाजा पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को लेकर जो कानूनी प्रावधान होने चाहिए वो इस कानून में नहीं है, इसमें लाने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया मुहिम अगर पूरी तरह से सफल रही तो सरकार के पास हर आदमी से जुड़े आंकड़े होंगे, लिहाजा उन आंकड़ों की गोपनीयता बरकरार रखने की चुनौती भी बढ़ जाएगी। साइबर अपराध और हैकिंग को देखते हुए इस चुनौती से निपटना आसान नहीं है। जानकारों की माने तो डेटा प्रोटेक्शन और गोपनीयता को लेकर नए कानून बनाए जाने की दरकार है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बहुत सारा लोगों का डेटा इस्तेमाल करेगा, उनका सेंसिटिव पर्सनल जानकारी इस्तेमाल करेगा, इसलिए डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी संबंधित चीजों के ऊपर भी हमें विशिष्ट कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे। उन लोगों के लिए चुनौती और भी बढ़ेगी जो इस माध्यम में नए होंगे। जिस तरह वित्तीय ठगी का चलन इंटरनेट पर बढ़ा है और गुमनाम तरीके से लोगों से बैंक खातों की जानकारी मांग ली जाती है, ऐसे में लोगों को आगाह करने की चुनौती भी हमारे सामने है। इंटरनेट को इस तरह की ठगी और साइबर क्राइम के लिए कई लोगों ने इसे डार्क नेट कहना शुरू कर दिया है। लिहाजा इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए सिरे से तैयारियां और कानून की जरूरत बताई जा रही है। पिछले साल या 1.5 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की एक बात छिड़ी थी और इस पे एक लेजिस्लेशन भी शुरू हुआ था, इसका एक बिल भी टेबल हुआ था। That I think must be integrated along with this and I think Digital India builds on these fantastic initiatives और इसको एक बड़े पैमाने पे ले जा रही है। देश के कोने कोने में ऑप्टिक फाइबर बिछाने की जिम्मेदारी से सरकार को दो चार होना पड़ेगा। जिस देश में 25 करोड़ की आबादी निरक्षर है, वहाँ लोगों को इंटरनेट की बुनियादी जानकारी देना भी बड़ी चुनौती है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। डिजिटल इंडिया मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस में रखा गया है। ये बात वाजिब भी लगती है क्योंकि शहरों और कस्बों में बीते एक दशक से इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन गांवों में आज भी लोग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से खासे दूर खड़े हैं। केदारनाथ त्रासदी में उजड़ चुका अपना गांव दिखा रहा ये नौजवान गांवों में संचार क्रांति की एक बानगी पेश कर रहा है। आपदा आने के बाद तबाही की कई कहानियां इसी तरह मोबाइल और इंटरनेट से बाहर आईं। देश के दूर दराज के कई गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी इसी तरह अहम किरदार निभा रही है, लेकिन पहुंच का ये दायरा काफी सीमित है। देश में केवल 8.6% गांव ही इंटरनेट से जुड़ पाए हैं। पूरा भारतवर्ष एक नेटवर्क पर आ जाएगा तो उसके लिए आपको मैसिव टेक्निकल कैपेसिटी की ज़रूरत है, ऑप्टिकल फाइबर लगातार बिछाने की ज़रूरत है, उसकी सुरक्षा की ज़रूरत है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है ये अंग्रेजी प्लेटफॉर्म ना बन जाए। इसमें भारतीय भाषाओं से संबंधित जो कंटेंट है वो भी उपलब्ध होना चाहिए और एट द एंड ऑफ द डे हमें इस बात को आभास करना पड़ेगा कि दुनिया की सारी नज़रें भारत पर आज टिकी हुई हैं। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की मुहिम तेज हुई है। 2011-12 के बजट में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत देश के लाखों गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। ये प्रोजेक्ट 2012 तक पूरा होने का लक्ष्य था, लेकिन इसकी समय सीमा पहले 2013 और फिर बढ़ाकर 2015 तक कर दी गई। अब सारी उम्मीदें डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर आकर टिक गई हैं, जिसमें 2019 तक देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। Since you're pushing more and more people to use this medium, straight and first problem that you will face is spectrum crunch. Speed ज़्यादा होना चाहिए, calls drop नहीं होने चाहिए, access must be reliable, and for all of this to happen, I think this will require a huge infrastructural investment, which is fantastic in a way क्योंकि this has been India's weakest spot in the last 10-15 years. हालांकि केंद्र और राज्यों की कई कोशिश से देश के कई गांव पहले ही इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, लेकिन हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए सरकार को कुछ बड़ी चुनौतियों से निपटना होगा। देश के 2,47,864 ग्राम पंचायतों में से केवल 1,10,695 में ही इंटरनेट की पहुंच है। इतने गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए कई दूसरी सुविधाओं का पहुंचना भी जरूरी होगा। इसमें सबसे अहम है बिजली, लेकिन देश में बिजली आपूर्ति पर्याप्त नहीं है।
लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट 2014-15 के मुताबिक देश में हर साल 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की कमी रह जाती है। यही नहीं, गांवों में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा सामान पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास भी जरूरी होगा। लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में प्रत्येक 1000 गांवों में से 742 गांव का नजदीकी रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर से दूर है। सरकार ऑप्टिकल फाइबर के जरिए गांव-गांव में तार बिछाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को समझने वाले कुशल श्रमिकों की कमी हर बार सामने आई। सरकार मोबाइल फोन के जरिए गांवों को डिजिटल बनाने का सपना देख रही है, लेकिन चुनौती ये भी है कि गांव के लोगों को इंटरनेट क्षमता वाले फोन खरीदने लायक बनाया जाए। सरकार की मंशा है कि गांव-गांव में पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट बने, लेकिन पीसीओ की तर्ज पर गांव के स्तर पर इन एक्सेस पॉइंट को लंबे वक्त तक चलाने के लिए अलग चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सरकार ई गवर्नेंस को डिजिटल इंडिया का बड़ा हथियार मान रही है, लेकिन बीते एक दशक से ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार ज्यादा हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में अगले 5 सालों में इसे और दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की दरकार होगी। और चैलेंज ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके हिसाब से अगर आपको रैंप अप करना है, दैट मीन्स यू विल हैव टू रैंप अप योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को रैंप अप करते हुए भी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर हो या फिर आपके ड्यूटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, टैक्स ड्यूटीज़ की जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें। इस पे ऑलरेडी मिस्टर रविशंकर प्रसाद हैज़ ऑलरेडी सेड, अगर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सक्सीड होना है, देन दिस प्रोजेक्ट हैज़ टू वर्क इन टैंडम विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर इन चुनौतियों को दूर कर गांव-गांव को डिजिटल बनाने में कामयाबी मिलती है, तो ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा में देखने को मिलेगा। नई तकनीक और नई शिक्षा से रोजगार में मदद मिलेगी। साथ ही गांव में खेती, सिंचाई की ज्यादा जानकारी भी गांवों की काया पलट कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तरक्की होगी और गांव के लोग व्यापार में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फायदा गांव के समग्र विकास में होगा, क्योंकि सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन तक सीधी पहुंच गांव के हर बाशिंदे की होगी। इस तरह सरकार के सामने चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि बीती गलतियों से सबक लेकर सरकार ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतर तैयारियां की हैं। रविंद्र सिंह शोराम के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और संचार के क्षेत्र में तरक्की की बात कई मंचों से दोहराई जाती रही है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में ये तादाद काफी कम है। उपभोक्ताओं की संख्या के लिहाज से भले ही भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर हो, लेकिन बड़ी आबादी ऐसी है जो इंटरनेट से अब तक रूबरू नहीं हुई है। भारत में ये नज़ारा अब आम है। बड़े शहरों से लेकर गांव देहातों तक बड़ी आबादी मोबाइल के बिना अब जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। ये बदले जमाने की तस्वीर है। ये संचार क्रांति के दौर में आश्वस्त करने वाली तस्वीर है। नई तकनीक पहले बड़े शहरों में आई और फिर धीरे धीरे आवाम को अपने साथ जोड़ती गई। कंप्यूटर, मोबाइल, ब्रॉडबैंड और वाईफाई अब रोजाना इस्तेमाल होने वाले शब्दों में शामिल हैं। इस वक्त देश में 24 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में हम महज अमेरिका और चीन से ही पीछे हैं। अमेरिका में करीब 28 करोड़ और चीन में करीब 64 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में करीब 1 अरब ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट से महरूम हैं। लिहाजा इतने बड़े मुल्क के लिए 24 करोड़ का आंकड़ा आश्वस्त करने वाला नहीं है। प्रतिशत के लिहाज से बात करें तो हम दुनिया में काफी पीछे छूटते दिखते हैं। इस मामले में भारत 129वें स्थान पर है। यूरोप का छोटा सा देश आइसलैंड 96% यूजर्स के साथ पहले, कैरेबियाई देश बरमूडा 95.3% यूजर्स के साथ दूसरे, 95.1% के साथ नॉर्वे तीसरे और 94.8% के साथ स्वीडन चौथे स्थान पर काबिज है। ब्रॉडबैंड के मामले में हालात और भी लचर हैं। 100 लोगों पर महज 1.2 ब्रॉडबैंड अपने देश में उपलब्ध है, जबकि दुनिया में यही आंकड़ा 9.4 है। बीते 2 दशकों में भारत में इंटरनेट का सूरत-ए-हाल काफी बदला है। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से इंटरनेट का प्रसार करने वाले देशों की सूची में शुमार है। लेकिन खतरे भी कई हैं। साइबर अपराध,
हैकिंग और निजी डाटा ट्रेस करने की कई शिकायतें हाल के दिनों में ही पूरी दुनिया में दर्ज हुई हैं। भारत इससे अछूता नहीं है। डिजिटल इंडिया वीक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साइबर अपराध पर चिंता जाहिर की है। भारत संकल्प करे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड के इंपोर्ट को बहुत तेजी से कम करते करते हम आत्मनिर्भर कैसे बने। साइबर सिक्योरिटी के संकट से जूझ रहा विश्व उसे साइबर सिक्योरिटी के देने में भारत के इनोवेटिव आइडियाज, भारत के लोगों के प्रोडक्ट ये दुनिया को एक नया विश्वास कैसे दे, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़े। हालांकि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के एक क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जानकारों की माने तो इस दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। विश्व आर्थिक मंच की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक समावेशी विकास के लिए जिन देशों ने आईटी का बेहतर इस्तेमाल किया, भारत उसमें काफी पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर इस मामले में पहले नंबर पर है। अमेरिका और जापान भी टॉप 10 में शामिल हैं, लेकिन ब्रिक्स देशों का प्रदर्शन निराशाजनक बताया गया है। ब्रिक्स देशों में भी भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स में रूस दुनिया में 41वें, चीन 62वें, दक्षिण अफ्रीका 75वें, ब्राजील 84वें और भारत 89वें नंबर पर है। सूचना प्रौद्योगिकी के जानकारों को उम्मीद है कि डिजिटल इंडिया जैसी मुहिम से भारत को काफी मदद होगी और समावेशी विकास के खातिर इस्तेमाल भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत में संचार और सूचना क्रांति के विकास का बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहली बार देश को कंप्यूटर क्रांति का सपना दिखाया। हालांकि उस वक्त उन्हें काफी विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इस क्रांति के बूते भारत इस क्षेत्र में अब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा है। आइए देखते हैं भारत की ये दिलचस्प यात्रा। जाते जाते इसी पैकेज के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। 20वीं सदी 80 का दशक, 21वीं सदी की दहलीज पर। 80 के दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश को कंप्यूटर क्रांति से रूबरू कराया। इसके साथ ही तत्कालीन सरकार ने तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। यही वो वक्त था जब भारत को सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी की ताकत का एहसास हुआ। हालांकि उस दौर में कंप्यूटर क्रांति का जमकर विरोध भी हुआ। उस वक्त कई सियासी दलों ने कंप्यूटर आने से देश में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका भी जताई, लेकिन राजीव गांधी बदलाव की इस बयार के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। हालांकि बाद में ये सभी आशंकाएं गलत साबित हुई और कंप्यूटर के जरिए ही देश में नए रोजगार पैदा हुए। 90 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अगुवाई में भारत ने उदारीकरण के दौर में प्रवेश किया। उदारीकरण के साथ ही देश में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुले। इस दौर में भी कंप्यूटर और तकनीकी क्रांति पर खासा जोर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के पहले कार्यकाल में सूचना और प्रौद्योगिकी का विस्तार जारी रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के हर गांव को टेलीफोन सेवा से जोड़ने पर जोर दिया। 2003 में लखनऊ में जब उन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा का आगाज किया तो उन्होंने मोबाइल को पेंडोरा बॉक्स यानी जादुई बक्सा कहा। राजीव गांधी जी ने इस पे काम किया था, लेकिन बात ये भी है कि उसके पहले भी इनिशिएटिव्स हुए थे और इसको बढ़ावा पहले से भी मिलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी एज अ होल डिड नॉट लिबरलाइज। वो हुआ था सिर्फ नरसिम्हा राव जी के टाइम पे। ऑल्दो मिस्टर राजीव गांधी हैड द बेनिफिट ऑफ एडवाइस फ्रॉम पीपल लाइक सैम पिट्रोडा, उस एडवाइस को एक्शन में और इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई पूरी तरीके से ला पाया था, I think it was only because of liberalization of economy, because that means every technology and every sector can start investing. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए शासनकाल के दौरान देश ने मोबाइल और इंटरनेट सेवा का नया दौर देखा। इतना ही नहीं, इस दौर में ई गवर्नेंस का आगाज हुआ, जिसके जरिए देश के कई मंत्रालय और विभाग इंटरनेट से जुड़े। दशक दर दशक सूचना क्रांति के क्षेत्र में भारत मजबूती से पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। 90 के दशक में जब पूरी दुनिया Y2K बग की समस्या से जूझ रही थी, तब भारत के हुनरमंद आईटी पेशेवरों ने ही इसका निदान खोजा और भारतीय आईटी पेशेवरों की पूरी दुनिया में बढ़ती मांग इस बात का प्रमाण है। अब वक्त आ गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की दक्षता का फायदा खुद भारत भी उठाए और डिजिटल इंडिया एक ऐसा ही ड्रीम है। रविंद्र सिंह चौरान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।